नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। लखनऊ में प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने विधान परिषद में बसपा सदस्य भीमराव अंबेडकर द्वारा सफाई कर्मियों की समस्याओं के संबंध में उठाए गए बिंदुओं पर कार्य स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा कराने व इस पर सरकार का पक्ष जानने पर मंत्री ए.के. शर्मा ने अपनी बात माननीय लोहिया जी के कथन जनप्रतिनिधियों के कथनी और करनी में मेल होना चाहिए से शुरू की। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। प्रदेश सरकार सफाई कर्मियों के लिए जो भी आवश्यक हो सकता है उनके लिए कर रही है। उनके द्वारा किए जाने वाले गंभीर कार्यों के दौरान जीवन को सुरक्षित करने के लिए सेफ्टी किट दी गई है। उनका जीवन खुशहाल रहे इसके लिए उनका मानदेय भी बढ़ाया गया है। प्रदेश सरकार सफाई कर्मियों के लगन मेहनत पुरुषार्थ से किए गए कार्यों से पूरी तरह संतुष्ट है और सफाई कर्मी भी प्रदेश की नीतियों से खुश है। श्री शर्मा ने कहा कि जैसे ही मैं प्रदेश का मंत्री बना उसके दूसरे दिन सेप्टिक टैंक सफाई के दौरान कुछ सफाई कर्मियों की मृत्यु हो गई थी, जो मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक थी। मैंने उनके जीवन की सुरक्षा हेतु तत्काल किट उपलब्ध कराने के लिए कहा। मैं स्वयं भी सुबह सुबह सफाई कर्मियों से प्रतिदिन रूबरू होता हूं और उनकी चिंता करता हूं। साथ ही सफाई कर्मियों के कार्यों का सम्मान बढ़ाने और उनका सहयोग करने के लिए लोगों से भी अनुरोध करता हूं और लोगों को इसके लिए जागरूक भी करता हूं कि सफाई कर्मियों का मान सम्मान का ध्यान रखें और उनका सहयोग करें। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों की बदौलत ही GIS और G20 सम्मेलन के दौरान विश्व भर से आए प्रतिनिधियों ने यहाँ की नगरीय व्यवस्था और सफाई की प्रशंसा की। उनकी सराहना से सफाई कर्मियों का और मनोबल बढ़ा। प्रदेश सरकार सफाई कर्मियों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय ना हो, उन्हें समय से वेतन मिले, उनकी सुरक्षा के साथ उनकी जान माल की भी चिंता कर रही है। अंबेडकर जी द्वारा सफाई कर्मियों की सेवा नियमावली बनाने के बाद पर उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों की सेवा नियमावली की जहां तक बात है इस पर भी सरकार का ध्यान है। उन्होंने कहा कि श्री अंबेडकर जी द्वारा आरोप लगाना कि सफाई कर्मियों को बिना सुरक्षा उपकरण के खतरनाक कार्यों में लगाया जाता है, निजी कंपनियां उनका शोषण कर रही हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि इस व्यवस्था को प्रदेश में लागू करने के लिए सपा और बसपा सरकार ही जिम्मेदार है, जिन्होंने अपने शासनकाल में इसकी पूरी व्यवस्था की। इसके लिए मुलायम सिंह के 2003 से 2007 के दौरान 2004, 2005, 2006 में शासनादेश के माध्यम से कुछ निकायों में 6 माह के लिए ये ठेकेदारी के माध्यम से साफ सफाई की व्यवस्था प्रयोग के रूप में लागू की गई थी। प्रदेश में निजीकरण का पहला प्रयोग मुलायम सिंह जी के समय में ही हुआ। मायावती जी के समय में 2007 से 2012 में 8 सितंबर व 7 सितंबर 2010 के शासनादेश में इस व्यवस्था को पूरी तरह से धरातल पर उतारने का कार्य किया गया और अखिलेश जी के समय 2012-17 में इस प्रयोग को और पुख्ता किया गया। श्री शर्मा ने कहा कि सफाई कर्मियों को सम्मान देने के लिए उन्हें मेरा द्वारा सफाई मित्र की संज्ञा दी गई है। इनके प्रयासों से ही नगरों की साफ सफाई बेहतर हुई है। रात 5 बजे से 8 बजे के बीच नियमित रूप से सफाई सभी निकायों में की जा रही है। व्यवसायिक स्थानों में 2 से 3 बार भी सफाई की जा रही है। श्री शर्मा ने कहा कि हमारा ऐसा संस्कार है कि हम महर्षि वाल्मीकि जी को भी वाल्मीकि भय राम समाना अर्थात भगवान के समान मानते हैं। वाल्मीकि जी हमारे लिए सम्मानीय एवं पूजनीय है। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री अपने केंद्रीय बजट में भी सीवर सेफ्टी टैंक एवं गहरी नाले नालियों की सफाई जैसे जोखिमपूर्ण कार्यों पर मशीन के प्रयोग की बात की है। उन्होंने स्वयं भी प्रयागराज के महाकुंभ में सफाई कर्मियों का सम्मान कर चुके हैं। न्यूज 9 भारत के लिए चीफ ब्यूरो लखनऊ अशोक कुमार यादव की रिपोर्ट। सिंह का जो पहला प्रयोग था माननीय मुलायम सिंह जी की यादव जी की सरकार में 2003 और 7 के बीच में जो माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार थी उसमें ये प्रयोग शुरू किया गया इस राज्य में। और अगर आपको हमारी बात पर विश्वास न हो, मेरे पास शासनादेश है, मैं खाली उसकी पहली दूसरी तीसरी लाइनें पढ़ दूंगा तो आपको अंदाजा चल जाएगा। उपयुक्त विषय शासनादेश संख्या 2002 उत्तर प्रदेश शासनादेश। उसके बाद ये सितंबर 8 सितंबर 2010 का शासनादेश। उसके बाद भी संतोष नहीं हुआ सरकार को, तो 2010 के ही 7 दिसंबर को कहा गया है कि उपयुक्त विषय में करने का निर्देश हुआ है कि शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय निकायों शासन के स्पष्ट निर्देशों के विपरीत अभी भी दैनिक वेतन पे और संविधान
संविदा पे अभी कर्मचारी दिए जा रहे हैं, उनकी जगह कहा गया है। अतः संबंध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि निकायों द्वारा किसी भी दशा में दैनिक वेतन संविदा पर नियुक्तियां न की जाए। आवश्यकता होने की दशा में किसी कार्य विशेष हेतु केवल आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य संविदा वर्क कॉन्ट्रैक्ट पर एक निश्चित अवधि के लिए कराया जाए। ये शब्दावली संविदा, ठेका और आउटसोर्सिंग ये आपकी लाई हुई है माननीय सदस्य। तो इसलिए उसके बाद और भी हुआ है। उसके बाद माननीय अखिलेश जी की सरकार ने उस व्यवस्था को एकदम से पूरी अच्छी तरह से अमली जामा पहना दिया गया कि इसकी क्या कैसे संविदा कर्मी लिए जाएंगे। तहसीलदार की कमेटी होगी, फलाना की अध्यक्षता में जिला स्तर की कमेटी होगी, तहसील स्तर की कमेटी होगी। पूरी व्यवस्था को एक तरह से एक छत्र जो है पूरे राज्य में फैला दिया गया। तो ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, ये सर्वथा गलत है। आप लोगों की सरकारों ने ये प्रयोग शुरू किया, वो प्रयोग चल रहा है। ये बात सही है कि जो नियमित थे वो रिटायर होते जा रहे हैं, संविदा पे और आउटसोर्सिंग पे हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं। और अब दूसरे की नेताओं की कथनी और करनी में मेल होना चाहिए, एक होना चाहिए। यहाँ मैं देख रहा हूँ कथनी कुछ, भाषण कुछ और करनी कुछ। लोहिया जी ने कहा कि बहुत उनका दर्शन बहुत बड़ा था, बहुत महान था। हम राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी रहे हैं, पढ़ा भी है उनको। उनमें एक बात और उन्होंने कहा था, बाकी सब समाज के में समानता और वो सब बातों के साथ साथ, सोशलिज्म के साथ साथ, कि नेताओं की कथनी और करनी में मेल होना चाहिए, एक होना चाहिए। यहाँ मैं देख रहा हूं कि कथनी कुछ, भाषण कुछ और करनी कुछ। जा सकते हैं, मलेशिया जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। उनमें अब आप उस मानचित्र पे, आपका भी, उत्तर प्रदेश का भी उस मानचित्र पे स्थान बना। इसलिए और ये हमारे नौजवानों को रोजगारी देने के लिए माननीय अधिष्ठाता महोदया, हमारे नौजवानों को अवसर देने के लिए, पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए, स्थानीय रोजगारी, स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए ये बहुत ही श्रेष्ठ और सुंदर प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई भी देता हूं और माननीय राज्यपाल जी ने जो अपने भाषण में उल्लेख किया उसके लिए उनको धन्यवाद भी देता हूं। एक और अंतिम बात करके मैं अपनी बात पूरी करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदया के मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ, उसी दिन मैंने इस बात को ट्वीट भी किया था कि उन्होंने इस बात की नोट लिया कि हमने जो वैश्विक हमारा समुदाय लखनऊ में, आगरा में, पूरे राज्य में G20 और GIS के चलते जो आया था, तो हमें लगा कि हमें अपने नगरों को वैश्विक स्तर का बनाने का प्रयास करना चाहिए। उसके लिए हम पिछले कई महीने से प्रयासरत हैं। साफ सफाई में थोड़ा ध्यान देने का हमने प्रयास किया है, हमारे सफाई कर्मचारियों ने हमारा सहयोग भी किया है। लेकिन इस अवसर पे हमने विशेष प्रयास किया, उसका परिणाम रहा कि आगरा, लखनऊ सहित हमारे कई नगर विश्व के कई कोनों से आए हुए लोगों को भी बहुत सुंदर लगे थे। उसका और आगे ले जाने के लिए हमें इस सुंदरता को, सुशोभन को, सफाई को टिकाने के लिए हमने एक G सिटी, ग्लोबल सिटी, मतलब कि वैश्विक नगर, हमारे जो नगर हैं किस तरह से वैश्विक स्तर के बने, इसके लिए हमने एक पूरी कार्य योजना बना करके G सिटी नाम का या वैश्विक नगर अभियान नाम का एक अभियान चलाया है। उसके भी माननीय राज्यपाल महोदया ने अंतिम पन्नों में उसका भी उल्लेख किया है, जिसके लिए मैं माननीय राज्यपाल महोदया का बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं विपक्ष की इस बात के से मुझे बिल्कुल ही बहुत ही पीड़ा हुई कि उन दिनों जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चल रही थी, उन दिनों भी मीडिया वाले आके कई बार मंत्रियों के जैसे ही देखते थे ऐसे आके माइक लगाते थे और पूछते थे कि विरोध पक्ष के नेता तो ये कह रहे हैं, विरोध के पक्ष के नेता तो वो कह रहे हैं। हमें जब इस तरह का बड़ा काम जब राज्य में चल रहा हो तो हमें एक सुर में, मुझे लगता है, मैं उतना विद्वान व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि जब वैश्विक समुदाय अपनी धरती पे आया हुआ है तो हमें एक सुर में होना चाहिए, एक आवाज में बोलना चाहिए। हम आपका स्वागत करते हैं, आइए हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करिए।
आप अगर ये कहते हैं, आपको अगर ये शंका है कि इन्वेस्टमेंट धरातल पे नहीं उतरेगा, हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। हमारे ही अपने विभागों में जो हमारा नेडा है, जो नवीन ऊर्जा का विभाग है, वो पहले नंबर पे रहा। वो हमारा ऊर्जा का दूसरा जो विभाग है, वो दोनों मिलाकर के देखा जाए सबसे ज्यादा उनके में आया। तो हमारे 3 विभाग, ऊर्जा, नवीन ऊर्जा और नगर विकास, देखा जाए तो 1/3 निवेश हमारे विभागों में आया। मेरी अपनी जिम्मेदारी है और मेरा प्रतिबद्धता है, मेरा कमिटमेंट है कि मैं उसे धरातल पे ला करके दिखाने का पूरा प्रयास करूंगा। उसमें कहीं कमी हो, आप सलाह सूचन करने के लिए आप अवश्य, आपका स्वागत है। लेकिन जो ये प्रयास हुआ है उत्तर प्रदेश को हमेशा के लिए, माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं, हमेशा के लिए उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य में से विकसित राज्य बनाने का, उत्तर प्रदेश में जो हमेशा गुंडई की, बदमाशी की, छुरे चाकू तमंचे की जो बातें होती थी, उसके बजाय हुनर की, उद्योग की, कमाने की, कुछ लगाने की, पूंजी निवेश करने की, ये बातें होंगी। अब उत्तर प्रदेश का वो मौसम, वो फ्लेवर, जो वातावरण है, जो वो ऐसे इवेंट्स के चलते बदला है। मैं उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को इस बात के लिए शुभकामना देता हूं और मैं विपक्ष सहित सभी माननीय सदस्यों से भी कहता हूं कि आइए इस महायज्ञ, ये महाकुंभ जो कहा गया निवेश का, उसमें आप भी सहभागी बनिए। आपके जिले में, कई जिलों में भी गया, जिलों में भी निवेश का अच्छा वातावरण बना है। मैं जिन जिलों का प्रभारी हूं, उन जिलों का मैं देख रहा हूं कि काफी कई हजार करोड़ रुपए के निवेश जिलों की छोटी छोटी योजनाओं में भी हुए हैं। उनको आप भी मॉनिटर करिए, आप भी उसमें सहभागी बनिए और कहीं कोई कमी रहे तो हमारे स्तर तक ले आइए। सरकार की तरफ से मैं सबको आश्वस्त करना चाहूंगा कि एक महायज्ञ, महाकुंभ जो शुरू हुआ है, उसमें आप सहभागी बने। मैं बहुत ही उत्तर प्रदेश की बहुत ही अच्छी तस्वीर इन कार्यक्रमों के चलते देख रहा हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई। एक चीज और मैं बता दूं, एक खाली आप जानकारी के लिए, कि G20 के चलते देश का कितना माथा ऊंचा हुआ है। भारत सरकार के जो सचिव थे, उन्होंने जो नोडल मिनिस्ट्री थी, जो G20 के कार्यक्रम थी, उन्होंने हम लोगों को बधाई दिया कि उत्तर प्रदेश के चलते पूरे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ है। जो लोग आए हैं बहुत खुश होकर के, बहुत प्रभावित होकर के गए। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी के ग्लोबल वैश्विक नेतृत्व का एक नमूना है, माननीय अधिष्ठाता महोदय। अभी कल की मैं बात बताऊं तो आपको मालूम है कि जो वेस्ट के लोग, अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे जापान हो, वो पूरी दुनिया पे उनका जो कब्जा है, वो एक तो उनकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है, वो तो है ही, लेकिन जो वैश्विक संस्थाएं हैं उन पर भी उनका कब्जा है। चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे यूएनओ हो, या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, उन्हीं के प्रतिनिधि, उन्हीं का नुमाइंदा जो है, उनका अध्यक्ष होता है, उन्हीं का आदमी उसका कर्ता धर्ता होता है। कल की एक इतनी अच्छी खबर आई है कल शाम को कि हमारे देश का एक नौजवान अजय बांगा जो है, वो अमेरिका ने उनको विश्व बैंक का अध्यक्ष बनाने के लिए उनको अपनी तरफ से नॉमिनेट किया, और जिसको अमेरिका नॉमिनेट करता है वही फाइनली जाकर के अध्यक्ष बनता है। ये हमारे सबके लिए गर्व की बात है। लेकिन ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के वैश्विक नेतृत्व का, उनकी जो आभा मंडल है वैश्विक, उसका भी एक नमूना है कि उनके द्वारा सूचित एक व्यक्ति को, हमारे अपने भाई को अमेरिका ने विश्व बैंक का अध्यक्ष बना। बहुत बड़ी बात है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि भारत तो छोड़िए, एशिया में शायद कभी आई हो अगर ये प्रेसिडेंटशिप, तो मुझे याद नहीं। हमेशा कोई न कोई अमेरिकन, कोई न कोई अंग्रेज उसका अध्यक्ष बनता है। हजारों लाखों करोड़ रुपए का लोन वो लोग देशों को देते, जितनी हमारी अर्थव्यवस्था नहीं है उससे ज्यादा तो उनका एक लोन होता है। तो इस बात के लिए, तो ऐसे कार्यक्रमों के चलते अपने देश का माथा ऊंचा होता है, सर ऊंचा होता है। हम सब इस अमृत काल में जो हम इसके साक्षी हो रहे हैं, इसमें अपने देश को आगे ले जाने का, प्रदेश को आगे ले जाने का हमें जो अवसर मिला है, हम उसे अच्छे से निभाएं। इस शुभकामना के साथ आपका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। माननीय श्रीमती वंदना वर्मा जी, अभी उधर 4 गुने है ना, 3-4 लोग बोल रहे तो इधर बुला देंगे, फिर 4 उधर बुला देंगे। अभी चलेगा रात तक चलेगा, सब बोले। मैं आप सभी को नववर्ष की हार्दिक बधाई देती हूँ। साथ ही यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।